Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. तुम हमारी साधना के दूसरे आहुति हो। कलयुग के अंतिम चरण को लाने में तुम्हारा जो योगदान है, उसके लिए हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे आभारी रहेंगे। कलंकिनी सोनम की बात सुनकर मृत्यु शैया पर लेटा हुआ लड़का घबराकर अपनी रस्सियां छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। उसके हाथ पांव की रस्सियां तो नहीं खुली, पर उसके मुंह की पट्टी निकल गई। वो चिल्लाने लगा, हाँ, हमें जाने दो, छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो बस एक। कि तभी उसकी नजर सोनम की आंखों पर पड़ी, जो चांदनी रात में और भी तेज चमक रही थी। निर्वस्त्र सोनम के खुले लंबे बाल और चमकती भयावह आंखों को देखकर जैसे उस लड़के के मुंह से आगे कोई आवाज ही नहीं निकली। सोनम मुस्कुराती हुई लड़के की ओर बढ़ी और उसी मृत्यु शैया पर उसने उस लड़के के साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाए। रात्रि के सन्नाटे में लड़के की चीख दूर दूर तक गूंजने लगी, पर उसकी मदद के लिए वहां पर कोई नहीं था। कुछ ही देर में उसकी चीखें बंद हो गईं। सोनम फिर मृत्यु शैया से उठी और वैसे ही निर्वस्त्र नदी में कूद पड़ी। उसके कूदने की आवाज सुनकर चिलम पीता अघोरी मृत्यु शैया के पास आया और लड़के समेत मृत्यु शैया को अपने हाथों से उठाकर पहले से ही तैयार की गई चिता की ओर ले गया और उसमें आग लगा दी। चिता धू धू कर जल पड़ी। उसकी लपटें आकाश को छूने लगीं कि एकदम से चिता पर लेटा लड़का उठ खड़ा हुआ और फिर कुछ देर के बाद वो जलती चिता से निकलकर अघोरी के पास आ गया। अघोरी ने जमीन से अपनी चिलम उठाई और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये ले, फूंक इसे और शामिल हो जा हमारी सेना में। इस मंजर से दूर, इस घटना से अनजान अभिमन्यु अपने घर की छत पर खड़ा हुआ पार्टी का बचा कुचा वाइन पी रहा था। उसकी आधी से अधिक रात बस करवट बदलते बीती थी। उसको ये ख्याल सोने नहीं देता था कि आखिर उस ताम्र पत्र पे उस लड़की की नग्न आकृति बनने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और वो भैरवी सी दिखने वाली औरत वो एकदम से कैसे गायब हो गई, और वो धुआं। ये सारी गुत्थियां सुलझने का नाम नहीं ले रही थीं कि तभी एकदम से अभिमन्यु को किसी की आहट का आभास हुआ। छत पे बने बाथरूम के अंदर से एक आहट बाहर आई थी, जैसे कोई अचानक से उसके अंदर घुसा हो, पर कुंडी तो बाहर से बंद थी। अभिमन्यु ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी। उसने पास ही में एक बड़ी बाल्टी से एक मग पानी उठाया और बाथरूम का दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही अभिमन्यु ने जोर से पानी अंदर फेंका कि तभी भीतर से एक लड़की चिल्ला पड़ी। अभिमन्यु ने देखा तो वो लड़की और कोई नहीं, रमोना थी। अरे अभिमन्यु जी, हमको मुंह नोचवा समझे हैं क्या? ये पानी कौन फेंकता है भाई? अभिमन्यु वहां रमोना को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। रमोना, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? कोई अगर तुमको यहाँ हमारे साथ देख लेगा, और तुम यहाँ पहुंची कैसे? शक्तिमान की तरह कहीं भी पहुंच जाती हो यार। कि तभी उसने देखा कि बाथरूम की खिड़की का पूरा शीशा निकला हुआ था। अभिमन्यु समझ गया कि रमोना कैसे आई होगी। रमोना बाथरूम से बाहर निकली। वो आनन फानन में वहां नाइट ड्रेस पहन के ही पहुंच गई थी। सोचिए अभिमन्यु जी, अगर हम आपके पास इतनी आसानी से पहुंच सकते हैं तो कलंकिनी सोनम के लिए ये कितनी आसान बात होगी। अभिमन्यु जैसे उसके बर्ताव से फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने गुस्से में भन्नाते हुए कहा, तो तुम इसका डेमो देने के लिए हमारे घर में घुस आई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस दिन जेंट्स टॉयलेट में भी घुस गई थी। हमको किसी और से नहीं बल्कि तुमसे खतरा है। जाओ यहाँ से। लेकिन तभी रमोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप समझ क्यों नहीं रहे हमारी बात? आपकी जान भी जा सकती है। क्या आज रात जो कुछ हुआ वो आप नहीं जानते? क्या हुआ आज की रात? तुम क्या बातें कर रही हो? अभिमन्यु ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। रमोना ने अभिमन्यु को कलंकिनी सोनम की सारी बातें बता दी कि कैसे उसने जनशक्ति न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे बनारस को अपने वापस लौटने की खबर दी थी। अभिमन्यु कुछ देर तक किसी सोच में पड़ा रहा। इसके बाद रमोना बोली, अब तो आप मानते हैं ना कि शहर पे सीधा खतरा आ चुका है और आप उनके निशाने पर हैं। अभिमन्यु ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वो रमोना की ओर बस घूरे जा रहा था
और तभी उसने एकाएक रमोना का हाथ झटक दिया। हम मरे या जिए, आपको उससे क्या लेना देना? छोड़िए हमारा हाथ और वापस हमारे आसपास दिख मत जाइएगा। निकलिए यहाँ से। रमोना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में वो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वहां से चली भी गई। अब सुबह होते ही मल्लाहों की एक टोली गंगा के पार उसी जगह पर गई जहां पर कल रात चिता तैयार की गई थी। उन्होंने देखा कि चिता तो जल गई थी, लेकिन उस पर रखे मुर्दे का शरीर आधा ही जला हुआ था। क्या कल रात को चिता से अचानक उठ पड़ा वो लड़के का शरीर शरीर नहीं आत्मा थी? वो अघोरी किस सेना की बात कर रहा था? मल्लाह डर के भगवान को याद करने लगे और तभी एकदम से काले कौओं की एक टोली आसमान में मंडराने लगी और फिर उड़कर गंगा के दूसरी तरफ चांडालों की बस्ती के एक घर के ऊपर जाके बैठ गई। इसी घर के एक कमरे में कलंकिनी सोनम एक श्लोक बार बार दोहराई जा रही थी। स्त्री पक्षेषु यह पुरुषः पदाति सह एव सच्चः पुरुषः। अर्थात जो पुरुष स्त्रियों के पैरों के नीचे प्रतिदिन कुचला जाता है वही एकमात्र सच्चा पुरुष है। सोनम यही श्लोक को दोहराते हुए अपने सामने पड़े एक आदमी के पुतले को औरतों की तरह सजाने लगी। उसने पुतले के होठों पर चटक लाल लिपस्टिक लगाई और फिर उसके गले में एक दुपट्टा डाल दिया। आदमी का वो पुतला किसी औरत के जैसे लगने लगा था। सोनम उसे देख के मुस्कुराने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद एक पायल खनकाते हुए बेड़ियों के माफिक उन्हें पुतले के पैरों में डाल दिया। क्या तुम्हें सच्चा मर्द बनना है? और फिर एकदम से उसने पुतले को धक्का देकर अपने पैरों में गिरा दिया और रौंदते हुए उसके ऊपर जाके खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। इधर जहां इतना कलंकिनी सोनम अपनी दहशत फैला रही थी, वहीं आज की सुबह अभिमन्यु देर तक अपने कमरे में सोया रहा। तभी अचानक उसके कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला और शावर से निकल के संजना सिर्फ एक टॉवल में बाहर आई। वो सोते हुए अभिमन्यु की तरफ बढ़ी और सोचने लगी, आज तो कैसे भी करके मैं इससे उगलवा के रहूंगी कि वो जनशक्ति वाली डील इस फटीचर ने कैसे क्रैक की। और फिर संजना उसके ऊपर झुकी और उसके गीले बालों से रिसती हुई पानी की बूंदें अभिमन्यु के चेहरे पे जा गिरीं। इससे अभिमन्यु की नींद खुल गई और जब उसने संजना को अपने इतने करीब देखा तो वो चौंक ही गया। तुम मेरे कमरे में ऐसे? जाओ कुछ पहन के आओ। संजना हंसी और उसने शरारती अंदाज में अपना टॉवल गिरा दिया और बोली, उप्स। अभिमन्यु एकदम उठ के बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है? संजना उसके करीब आई और बोली, अब पति के साथ बदतमीजी करने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? चलो भूल गए, 6 महीने पहले तक मुझे ऐसे देख के तुमसे रहा नहीं जाता था और आज मुंह फेर रहे हो। तब अभिमन्यु ने संजना को टॉवल पकड़ाते हुए कहा, 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है और अब तुम कबीर के साथ हो, राइट? संजना ने टॉवल को फेंकते हुए अभिमन्यु को बिस्तर पर धक्का दे दिया। राइट हो या रॉन्ग, पर क्या है कि इस वक्त कबीर यहाँ नहीं है, बस तुम हो और आज तो बस मुझे तुम्हारी चाहत है। तब अभिमन्यु ने मन में सोचा, हम जानते हैं कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि मैंने प्रमोद के साथ वो डील कैसे क्रैक की, पर तुम चाहे जो कर लो, हम अपना मुंह नहीं खोलने वाले। फिर संजना ने अभिमन्यु के चेहरे को किस करते हुए पूछा, इसको मेरा थैंक यू समझ लो प्रमोद वाली डील क्रैक करने के लिए। वैसे वो कमाल किया कैसे तुमने? अभिमन्यु ने संजना को दूसरी तरफ धक्का दिया और खड़ा होकर बोला, सुनो, ये सारी हरकतें अब हम पर कोई असर नहीं करने वाली हैं। क्या है कि असलियत देख ली है हमने तुम्हारी। अब जाओ और कुछ कपड़े पहन के आओ, क्योंकि घिनौनेपन की बू आ रही है तुमसे। ये कहकर अभिमन्यु वहां से बाहर चला गया और संजना दांत पीस कर रह गई। और जैसे ही अभिमन्यु बाहर गया, उसके फोन पर एक कॉल आया। ये कॉल प्रमोद का था। वो बहुत घबराया हुआ सा जान पड़ता था। उसने अभिमन्यु से कहा कि वो फौरन इसी वक्त उसके ऑफिस आ जाए। अभिमन्यु वहां से तैयार होकर निकला और सीधा प्रमोद के ऑफिस चला गया। प्रमोद उसे सीधे अपने कैबिन में ले गया और कल रात की सारी बातें बता दी
कि कैसे कलंकनी सोनम उसे परेशान कर रही है। अभिमन्यु ने एक ठंडी सांस बाहर छोड़ी और कहा, हाँ, हमें भी इस बारे में पता चला था। हमको तो समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम खुद तुमसे पूछने वाले थे, क्या कोई कॉम्पिटिटर है तुम्हारा? प्रमोद ने एक गहरी सांस ली। नहीं, हमको तो ये किसी टेररिस्ट गिरोह का मामला लगता है। बस एक बात हमें समझ में नहीं आई कि ये लोग हमारे न्यूज चैनल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हमने तो पुलिस में रिपोर्ट भी कर दिया। लेकिन अभिमन्यु जानता था कि मामला इससे बढ़कर है। उसने रमोना की कही गई बात प्रमोद को नहीं बताई, और वैसे भी रमोना ने अभिमन्यु को सोनम से सावधान रहने के लिए कहा था। प्रमोद का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था। और तभी प्रमोद के फोन पर एक कॉल आया। अभिमन्यु की नजर अनायास उधर गई। स्क्रीन पर एक लड़की की फोटो बनी थी। प्रमोद ने फोन उठाया और धीरे से बोला, आई विल कॉल यू बैक, किसी के साथ बैठे हैं। और फिर उसने फोन वापस रख दिया। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, हमें कुछ नहीं बताओगे कि किसको कॉल बैक करने वाले हो? प्रमोद ये सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा सर, हमारी एक गर्लफ्रेंड है, इसी साल उससे शादी करने वाला हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने मोबाइल से अपनी गर्लफ्रेंड की एक फोटो अभिमन्यु को दिखा दी। अभिमन्यु ने फोटो की तरफ देखा। काफी सुंदर लड़की थी, लेकिन एकदम से जैसे अभिमन्यु चौंक पड़ा। उसकी आंख एक ही जगह पे धंस सी गई थी। आखिर अभिमन्यु ने प्रमोद की गर्लफ्रेंड की तस्वीर में ऐसा क्या देखा था? इन सब सवालों के जवाब भविष्य में मिलने वाले थे। इधर दूसरी तरफ अचानक से गंगा घाट पे मछलियां मर मर के ऊपर आने लगीं। पास में बैठा चिलम पीता अघोरी ये देखकर हैरान था, और तभी उसने देखा कि घाट के एक ओर सोनम अपना पैर गंगा में डालकर बैठी थी। मछलियां बार बार आकर सोनम के पैरों के नाखूनों को काटने की कोशिश करती, और ऐसा करते ही दूसरे ही पल उनकी मौत हो जाती। अघोरी सोनम के पास गया और उसके हाथ में अपना चिलम देते हुए बोला, तेरे पैरों से विष बह रहा है सोनम, क्या तुझे मरती हुई मछलियां दिखाई नहीं देती? सोनम ने चिलम का एक लंबा कश लिया। या पश्यति सना ब्रूते, या ब्रूते सना पश्यति। अघोरी, जो आंखें देख सकती हैं उनमें जुबां कहाँ, और जो जुबां बोल सकती है उसे कुछ दिखाई कहाँ पड़ता है। इसलिए मरने दो इन मछलियों को। अघोरी कुछ देर तक सोनम की ओर देखता रहा। लगता है किसी का बुलावा आ गया है फिर से। सोनम ने हंसते हुए जवाब दिया, जब तक साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक अग्नि को आहुतियों की आवश्यकता तो होगी ही। ये सुनकर अघोरी ने कहा, नई अर्थी तैयार करके रखी है, तू कहे तो आज रात। कि तभी सोनम बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, इससे तो मैं अब खुद ही निपटूंगी। कौन होगा सोनम का अगला शिकार? क्या अभिमन्यु को रमोना मना पाएगी? अभिमन्यु ने प्रमोद की गर्लफ्रेंड की तस्वीर में ऐसा क्या देखा था जिससे वो शॉक्ड रह गया, मगर प्रमोद को कुछ नहीं बताया। जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। एक और जहां सोनम घाट पे बैठकर अपनी साधना की आहुतियां जुटा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु प्रमोद के ऑफिस में बैठकर उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो की ओर घूरे जा रहा था। कि तभी प्रमोद ने हंसते हुए कहा, अरे सर, होने वाली बीवी है हमारी, इतना घूर के क्या देखे जा रहे हैं? अभिमन्यु का ध्यान टूटा। उसने तुरंत अपनी नजर फोटो से हटा ली। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ही इतनी खूबसूरत। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं प्रमोद, पर ये तुमने सर क्या लगा रखा है? क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? प्रमोद ये सुनकर बोला, ठीक है सर, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आज की शाम तो आपको हमारे साथ बितानी होगी। शहर के सबसे बड़े होटल में आज रात पार्टी होगी, दोनों भाई साथ बैठेंगे, महफिल जमेगी। और ना चाहते हुए भी अभिमन्यु ने आखिर में प्रमोद की पार्टी के लिए हामी भर ही दी। अब शहर के सबसे आलीशान होटल में बैठे प्रमोद और अभिमन्यु ड्रिंक पर ड्रिंक लगा रहे थे। प्रमोद बीच बीच में नशे में कहता, बुरा मत मानिए, पर आपकी बीवी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वो आपकी साली रिया हमें तो शूर्पणखा की अवतार लगती है। हमको तो समझ नहीं आता कि आप ऐसे हालत में क्यों रह रहे हैं।
उतने साल पहले सिंघानिया परिवार में जो हुआ था, क्या? लेकिन अभिमन्यु ने प्रमोद को वहीं पर रोक दिया। प्रमोद, हम अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहते। सही वक्त आने दो, सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। प्रमोद ये सुनकर आगे कुछ नहीं बोला, बस ड्रिंक पे ड्रिंक लगाता रहा और एकदम से टेबल पर ही लुढ़क गया। अभिमन्यु ने उसे होटल के कमरे में ले जाकर सुला दिया और तब उसे याद आया कि वो बार में ही अपना फोन छोड़ आया है। उसने बार में जाकर अपना फोन लिया और एक और ड्रिंक पीकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन कमरे में पहुंचते ही मंजर बदला बदला सा नजर आने लगा। कमरे की दीवारें और सारी चीजें जैसे डोल रही थी। अभिमन्यु समझ गया कि उसे भी गंदा नशा हो गया था। तभी उसे दरवाजे पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी जो उसे बेहद अजीब सी नजरों से देख रही थी। वो कोई और नहीं, संजना थी, जो नशे में लग रही थी। अभिमन्यु कुछ समझ पाता उससे पहले ही संजना ने पास आकर कहा, हमें यहाँ देखकर शॉक क्यों हो गए? किसी और के इंतजार में थे क्या? अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ कहता कि संजना आगे बोल पड़ी, पता है हमें कि आजकल तुम हमारे बर्ताव से गुस्सा हो, पर हमने जिस इंसान से शादी की थी तुम उसके बिल्कुल इतर हो गए थे। लेकिन तुमने जो वो डील क्रैक करी उसके बाद से हमको फिर से तुमसे मोहब्बत हो गई। अभिमन्यु ने आगे कहा, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? तुम तो... तभी संजना ने उसके होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, आज हम यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 6 महीने पहले हमने तुम्हारे साथ जो जिंदगी जी थी उसे फिर से जीना चाहते हैं। आज हम फिर से तुम में समा जाना चाहते हैं। अभिमन्यु भी बेहद नशे में था। फिर भी हमें नहीं लगता कि अभी हमारे बीच सब कुछ उतना ठीक है कि हम दोनों पहले की तरह करीब आ सकें। पिछले 6 महीने से... लेकिन तभी संजना ने नशे में अभिमन्यु को किस कर दिया। 6 महीने से हम दोनों करीब नहीं आए तो क्या तुम सब कुछ भूल गए? चलो हम तुमको सब कुछ फिर से याद दिला देते हैं। पहली बार में तुम्हारी नाक बीच में आ गई थी ना, याद है कि नहीं? अभिमन्यु ये सुन के हंसने लगा। उसका दिमाग उसके वश में नहीं था और फिर ये उसकी बीवी संजना ही तो थी। अगले ही पल संजना ने अभिमन्यु को बेड पर लेटाया और फिर खुद ही एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगी। कुछ देर में वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने लगे और जब सब कुछ शांत हुआ तो संजना अपनी आंखें बंद करके उसके सीने पे सर रखकर सो गई। लेकिन अभिमन्यु को नहीं पता था कि सुबह उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला था। सुबह जब अभिमन्यु की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और उसके गर्दन से लेकर छाती तक लव बाइट के निशान थे। लेकिन फर्श पर बिखरे संजना के कपड़ों को देखकर वो एकदम से चौंक गया। ये कपड़े तो संजना के बिल्कुल भी नहीं हैं। वो पहनती भी नहीं है ऐसे कपड़े। फिर ये यहाँ कैसे आए और संजना कहाँ गई? अभिमन्यु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वॉशरूम से शावर की आवाज आई। उसने दरवाजा खोल के देखा तो अंदर कोई नहीं था, बल्कि बाथरूम के शीशे पर किसी ने चटक लाल लिपस्टिक से लिखा था, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कल रात आप अपनी पत्नी संजना के नहीं बल्कि मेरे साथ थे। उम्मीद है कल की रात आपकी जिंदगी की सबसे हसीन रात रही होगी। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आपकी। अभिमन्यु का सारा नशा एक ही पल में उतर गया। रात में कौन हमारे कमरे में आई थी? लेकिन वो तो संजना थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हे भगवान, हमसे नशे में कोई गलती तो नहीं हो गई? अभिमन्यु कांपते हुए बाथरूम से बाहर निकला। तभी जैसे एकदम से कोई कमरे का दरवाजा पीटने लगा। अभिमन्यु ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए दरवाजा खोला तो मानो उसकी जान हलक में अटक गई। बाहर उसकी बीवी संजना खड़ी थी। संजना, तुम यहाँ? हम तुमको ही फोन करने... उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही उसकी हालत देखकर संजना गुस्से में बोल पड़ी। वाह अभिमन्यु जी, बेरोजगार तो तुम थे ही, अब बच्चलन भी बन गए। सही जंप मारा है। अभिमन्यु घबराकर अपनी सफाई देने लगा। नहीं नहीं, तुम हमें गलत समझ रही हो संजना। हम तो...
संजना ने तुरंत उसकी बात बीच में ही काट दी। नाना क्या? ये जो गर्दन पे निशान पड़े हैं, क्या मच्छरों ने काटा है तुमको? किसके साथ सोए थे? ढंग का काम नहीं मिलने पे क्या ये धंधा शुरू कर दिया तुमने? अभिमन्यु को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि संजना उसके चरित्र पे सवाल उठा रही थी। हम सच कह रहे हैं। हमको लगा था कि तुम ही कल हमारे कमरे में आई हो, तुम ही हमारे साथ सो रही थी। कि तभी संजना हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़े लॉयल धोखेबाज हैं आप। सोइए किसी और के साथ, पर चेहरा अपनी बीवी का ही इमेजिन करिए। तभी अभिमन्यु ने कहा, ये सब हमें फंसाने की चाल है संजू, अंदर शीशे पर भी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन तभी अभिमन्यु दौड़कर वॉशरूम में गया तो अब वहाँ भी कुछ नहीं लिखा था। हैरान परेशान सा वो कुछ बोलता, तभी संजना गुस्से में बोली, आज के बाद अपना मुंह लेकर हमारे घर मत लौट आना, तलाक चाहिए हमको तुमसे, समझे? इतना कहकर संजना वहाँ से चली गई। अभिमन्यु का तो जैसे दिल ही बैठ गया। उसने संजना और अपने रिश्ते को बचाने की जितनी भी कोशिश की थी, आज सब बेकार हो गया था। उसने सोचा कि वो प्रमोद को जाके इन सब के बारे में बताए, लेकिन पता चला कि प्रमोद तो सुबह होते ही वहाँ से कहीं जल्दी में निकल गया था। उसने फोन भी मिलाए, लेकिन प्रमोद का फोन लग नहीं रहा था। असल में प्रमोद को उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन करके अपने घर बुलाया था। प्रमोद ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखे, उसने देखा कि घर कैंडल्स और फेरी लाइटों से सजा हुआ था। प्रमोद को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाई, काजल, काजल, कहाँ हो तुम? और दूसरे ही पल एक लाल गाउन पहने कमरे के एक कोने से प्रमोद की गर्लफ्रेंड सामने आई। प्रमोद ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। प्रमोद ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, कैंडल लाइट्स, आज तो कोई स्पेशल दिन नहीं है, फिर ऐसा क्यों? काजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज का दिन स्पेशल नहीं है तो क्या हुआ, कुछ देर में स्पेशल हो जाएगा। प्रमोद ये सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी एकदम से काजल ने प्रमोद के होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर की तरफ ले गई। इधर जहां प्रमोद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, वहीं पर इन सबसे अनजान अभिमन्यु किसी सड़क के एक कोने में खड़ा अपने साथ हुई चीजों के बारे में सोचे जा रहा था। वो कुछ देर तक इसी उधेड़बुन में लगा रहा और फिर उसने दोबारा प्रमोद को फोन मिलाया, पर प्रमोद बेड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटा हुआ था। तभी प्रमोद का फोन बजने लगा। प्रमोद ने फोन उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही काजल ने फोन काट दिया। हमारे बीच हम किसी को आने नहीं देंगे, समझे? ऐसा कह के काजल ने प्रमोद को अपनी बाहों में भर लिया। प्रमोद कुछ ना कर सका। काजल ने धीरे से फिर प्रमोद की शर्ट उतार दी और उसके शरीर को चूमने लगी। प्रमोद से अब रहा नहीं गया। उसने काजल को अपनी गोद में उठाया और उसके बदन से भी एक एक करके सारे कपड़े उतार के फेंक दिए। वो दोनों अब एक दूसरे में समाते हुए अपनी सारी हदें पार करते जा रहे थे। कुछ देर बाद प्रमोद सिगरेट की तलब से अपने बिस्तर से उठा। काजल उसके गले लग के सो रही थी। प्रमोद ने काजल के माथे को हल्का सा चूमा और फिर सिगरेट पीने बाहर बालकनी में चला गया। उसने अभी एक दो कश लगाया ही था कि एकदम से उसकी नजर बालकनी में रखी हुई एक चेयर पर पड़ी। उस पर दूसरी तरफ मुंह करके एक लड़की बैठी हुई थी। प्रमोद को कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी बालकनी में ये लड़की कौन हो सकती थी। वो तुरंत उधर गया और एकदम से चेयर को घुमाकर उसकी शक्ल की ओर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड काजल थी। उसने पलट के बेडरूम में देखा तो काजल अभी भी वहां सो रही थी। प्रमोद की जैसे जान ही निकल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों जगह पर एक ही लड़की कैसे हो सकती थी। अगर ये काजल है तो जो अंदर है वो कौन है? वो डरते हुए धीरे धीरे कमरे के अंदर गया, लेकिन उसने कमरे में जो देखा उससे उसके पांव ही लड़खड़ा गए। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि कमरे के अंदर वाली काजल अब बिस्तर पर उठ के बैठ गई थी और मुस्कुरा के प्रमोद की ही ओर देखे जा रही थी। तुम दो जगहों पर, तुम कौन हो? लेकिन काजल वैसे ही मुस्कुराती रही और फिर प्रमोद के देखते ही देखते काजल का चेहरा किसी दूसरी लड़की के चेहरे में बदल गया।
ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कलंकिनी सोनम थी। प्रमोद की रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे जम गया और तभी फिर से प्रमोद का फोन बजने लगा। वो फोन अभिमन्यु का ही था। प्रमोद ने जैसे अपनी मदद के लिए किसी तरह अपना फोन उठाकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन डर से कांपते उसके हाथों से वो फोन नीचे गिर गया। इतने में सोनम बिल्कुल उसके पास आ गई थी। उसकी आंखें एकाएक चमकने लगीं। जिसको तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी थी वो जा चुकी है। जिसको तुम्हारी जिंदगी चाहिए वो तुम्हारे सामने है। तुम कौन हो? तुमने कैसे? और काजल, तुमने उसे क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्रमोद ने डरते हुए धीरे से कहा। ये सुन के सोनम हंसने लगी। बिगाड़ा तो तुमने भी हमारा कुछ नहीं है प्रमोद, पर हमको हमारी साधना की अग्नि में तुम्हारे जैसे 108 मनुष्यों की आहुति चाहिए, जिनके पुण्य का कोटा थोड़ा ज्यादा हो। उसके बाद कलयुग का आखिरी चरण अपने उफान पर होगा। सभी लड़कियां कामातुर और चरित्रहीन हो जाएंगी, और जिस दिन ऐसा होगा पाप पुण्य पे भारी हो जाएगा। नरसंहार का आरंभ होगा। अराजकता सबको आगोश में ले लेगी, और तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम हमारी साधना के तीसरी आहुति बनने जा रहे हो। क्या अभिमन्यु ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं? क्या प्रमोद किसी तरह जिंदा बच पाएगा? रात को अभिमन्यु अनजाने में किसके साथ सो गया था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.